गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैं सोहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासन की। इससे पहले हमने 2 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं, जिसमें हमने एक वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी की बायोग्राफी के बारे में समझाने का प्रयास किया है और दूसरी वीडियो में हमने अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को बताया है। तो आज हम तीसरे वीडियो की बात करेंगे। जो अभियान सेकंड वीडियो में हमने पूरे नहीं किए थे, टाइम को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जब हम एक ही बार में ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर शायद ऊपर से जाने लगेगा, इसीलिए हमने अभियानों को रोक दिया था। और जितने ही बचे कुछ अभियान आज बचते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज हम उन अभियानों के बारे में बात करेंगे। देखिए, अभियान तो उसके और भी हुए हैं, सिवान पे हुआ है, कुछ और जगह मालवा पे किया है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हम उन अभियानों की बात करेंगे जिसमें से एक है मथुरा का अभियान, जो कि 1301 में लड़ा गया। यहाँ के राजा थे नाहर सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में लड़ा गया। अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा। क्वेश्चन तो यहीं से पूछा जाएगा कि मथुरा का अभियान किस सन में किया गया, तो 1301 में किया गया। राजा कौन था? नाहर सिंह था। ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे हम इसकी पृष्ठभूमि को देखने का प्रयास करेंगे कि ये घटनाक्रम जो हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या था। तो हम आपको बता दें कि अलाउद्दीन खिलजी की फोर्स युद्ध जीतने के बाद मथुरा होते हुए दिल्ली के लिए जा रही थी, तो नाहर सिंह के फौजियों ने उसकी सेना पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद ये बात अलाउद्दीन खिलजी को जैसे ही मालूम हुई, तो उसको अपनी इंसल्ट फील हुई, या उसको लगा कि ये तो मेरे मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। किसने? नाहर सिंह की फोर्स ने या उसकी सेना ने। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में डिसीजन लिया और कहा कि हम नाहर सिंह से युद्ध करेंगे, और अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को आसानी से जीत जाता है और मथुरा पर कब्जा कर लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध करने में बेहद मज़ा भी आता था, ये हमने देखा है। युद्ध ज़्यादा किए, इसीलिए तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने नाम के आगे सिकंदर का नाम जोड़ा, या कहा कि मैं भारत का सिकंदर हूँ या दुनिया का दूसरा सिकंदर हूँ। आगे इसके बाद हम देखते हैं तेलंगाना का अभियान, जो कि अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तेलंगाना में युद्ध करने के लिए जो है, इस युद्ध को इसलिए भी देखा जाता है कि यहाँ से हमें एक हीरा प्राप्त हुआ, या हम कहें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। तो आज हम उस हीरे की बात करेंगे। तो ये कहाँ से मिला था? हमें तेलंगाना से मिला था। आगे देखते हैं ये कब हुआ। 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस युद्ध को लड़ा। रुद्र प्रताप सेकंड यहाँ के राजा थे, और किसके बीच लड़ा गया? ये अलाउद्दीन खिलजी। एक नाम आपको जिस जगह लिखा मिले, आप समझ जाएंगे कि एक से हमने अलाउद्दीन खिलजी को समझाने का प्रयास किया है। तो शॉर्टकट में एक लिखा है, एक मतलब अलाउद्दीन खिलजी। किससे युद्ध हुआ? रुद्र प्रताप सेकंड से हुआ। 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। बताइए, तेलंगाना का अभियान किस सन में लड़ा गया? तो 1309 में लड़ा गया। और किसके बीच लड़ा गया? रुद्र प्रताप सेकंड और अलाउद्दीन खिलजी के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का 1309 में किस जगह अभियान हुआ, या किस एरिया पर अटैक किया, या युद्ध किया, या फतेह किया। तो आपका आंसर होगा तेलंगाना अभियान। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये युद्ध जो लड़ा गया, तेलंगाना का जो अभियान हुआ, वो मलिक काफूर की देखरेख में हुआ था। ये हम कहें मलिक काफूर के अधीन जो है तेलंगाना का युद्ध लड़ा गया था। मलिक काफूर वही है जिसको गुजरात जब हम फतेह करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी गया था, तो वहाँ से उसने 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा था। और मलिक काफूर को हजारी दिनार के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मलिक काफूर इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, और किसके बीच हो रहा था? रुद्र प्रताप सेकंड के बीच। तो रुद्र प्रताप ने अपनी जान बचाने के लिए ऑफर दिया किसको? मलिक काफूर को, और कहा कि मैं अपनी खुद की बनी हुई एक मूर्ति प्लस उसमें एक सोने की जंजीर या सोने की माला मैं आपको दूंगा। मतलब खुद की बनाई हुई मूर्ति किसने कहा? रुद्र प्रताप सेकंड ने कहा। किससे कहा? मलिक काफूर से कहा कि आप मेरी जान बख्श दीजिए, क्योंकि रुद्र प्रताप सेकंड युद्ध हार गया था। इसलिए उसने कहा कि आप मेरी जान बख्श दीजिए, मैं आपको इसके बदले में अपने खुद की सोने की बनी हुई मूर्ति दूंगा, और उस मूर्ति के ऊपर एक सोने की माला डालूंगा या सोने की जंजीर डालूंगा।
और एक और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ दूंगा जिसको कोहिनूर हीरे के नाम से जाना जाता है। कोहिनूर हीरा। तो अपनी जान बचाने के बदले में रुद्र प्रताप सेकंड ने अपनी खुद की बनी हुई मूर्ति दी, जिसमें सोने की माला दी और कोहिनूर हीरा दिया। किसको? मलिक काफूर को दिया। और मैं आपको बता दूं कि कोहिनूर हीरे के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें दी, कुछ हाथी दिए, कुछ और चीज़ें दी, लेकिन इम्पोर्टेंस ये 3 चीज़ें रखती हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कोहिनूर हीरा। और जब इस हीरो को दिया तो वो हीरा उसने जब देखा तो हीरा लेके आया मलिक काफूर, और मलिक काफूर ने अपने उस्ताद या अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को जब वो हीरा पेश किया, उसको दिखाया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसको देख के कहा कोहिनूर, नूर से भरा हुआ। तब से इसका नाम आज तक कोहिनूर ही देखा जाता है। उसने जब उसको देखा, इतना चमक रहा था वो कोहिनूर हीरा, इतना चमक रहा था वो डायमंड, तो उसने उसको देखकर कहा कोहिनूर, नूर से भरा हुआ। इसका मतलब है नूर से भरा हुआ कोहिनूर का, और आज तक इसका यही नाम है। कोहिनूर हीरो से कोहिनूर हीरा जो है क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये किस खान में मिला, तो ये गोलकुंडा की खान में मिला था। गोलकुंडा की खान से मिला था। ये गोलकुंडा की खान कहाँ है? तेलंगाना में है। बात समझ गए आप? तेलंगाना में है गोलकुंडा की खान, और गोलकुंडा की खान से मिला था क्या? कोहिनूर हीरा। रुद्र प्रताप के पास था, रुद्र प्रताप ने मलिक काफूर को दिया, और मलिक काफूर से ये आ जाता है किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। तो फिर ये खिलजियों पे रहेगा, उसके बाद तुगलक पे रहेगा, फिर सैयद पे, सैयद के बाद ये मुगल एम्पायर पे आ जाएगा, बाबर पे आ जाएगा। बाबर के बाद से फिर रहेगा ये मुगल एम्पायर पे। उसके बाद इसको फिर जो है अहमद शाह अब्दाली ले जाएगा अफगानिस्तान में। अहमद शाह अब्दाली से फिर लौट के वापस ये जो है एक बार इंडिया आएगा, जो है पंजाब में सरदारों के पास आएगा, और उसके बाद में फिर जो है इसको पंजाबियों से छीन कर ले जाएंगे कौन? अंग्रेज। और आज हमारा कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास है। मैं आपसे कहूं कि हमारा कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा हुआ है, और इस कोहिनूर हीरे के 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। उसमें से एक टुकड़ा जो है महारानी विक्टोरिया के ताज में लगा हुआ है, और 2 टुकड़ों को म्यूजियम में सजा के रख दिया गया है। तो जो जितना खूबसूरत पहले कोहिनूर हीरा था, अब उसकी खूबसूरती में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है, क्योंकि उसके 3 टुकड़े कर दिए गए हैं। कोहिनूर हीरा की जब कीमत की बात आती है कि इसकी कीमत क्या रही होगी, या क्या इसकी कीमत हम आज की माने, तो कीमत मानने वाले, या मैं आपसे कहूं कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री फेल हो जाते हैं। और अनुमान ये लगाया अर्थशास्त्रियों ने कि दुनिया में जितनी आबादी है, तकरीबन 7 मिलियन से ज़्यादा आबादी पूरी दुनिया की देखी जाती है, तो 7 मिलियन आबादी 7 दिन तक खाना खाएगी तो भी जो है कोहिनूर हीरे की कीमत हम नहीं लगा सकते। मतलब पूरी दुनिया 7 दिन घर में बैठ के खाना खा सकती है, तब उस कोहिनूर हीरे की कीमत को आंका जाएगा। लगभग कहा है, ये नहीं कि ख़त्म होगा। तो आप सोचिए, एक घर का खर्चा ही 100, 200, 500 हज़ार तक पहुंच जाता है। वहीं हम एक शहर की बात करें तो लाखों में बात होती है, एक देश की बात करें तो करोड़ों अरबों में बात होती है। वहीं 7 दिन तक पूरी दुनिया की बात की जा रही है। तो मतलब कोहिनूर हीरा अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। तो हमने देख लिया तेलंगाना अभियान किसके इंपॉर्टेंस रखता है, कि पूछ लिया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी को किस अभियान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ, तो आप टिक कर देंगे तेलंगाना अभियान से। या किस राजा ने गिफ्ट किया, तो रुद्र प्रताप सेकंड ने गिफ्ट किया। किसको किया? मलिक काफूर को किया। यहाँ से बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के लाइफ से जुड़े हुए। एक क्वेश्चन देखे जाते हैं रानी पद्मिनी से, जिसको हमने सेकंड वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया था। हमने बताया था उस चित्तौड़ के युद्ध के बारे में, तो आपने देखा होगा। अब हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जालोर का अभियान। जालोर का अभियान थोड़ा सा अपने आप में रोचक कहानी रखता है, कुछ कहानियाँ रोचक हैं। हम उन अभियान को उठा रहे हैं, या कुछ रोचक कहानी हमको देखने को मिल रही हैं। जालोर की हम बात करें तो जालोर का राजा था कान्हड़ देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध होता है,
और इस युद्ध में विजयी तो अलाउद्दीन खिलजी होगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कभी कोई युद्ध हारा ही नहीं। जैसे हम बाबर के बारे में देखेंगे, मुगल काल में जब वो आता है तो फिर सारे युद्ध जीतता हुआ आता है। ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी युद्ध किए सब में अपने आप को फतेह हासिल की। अलाउद्दीन खिलजी के खुद सुल्तान बनने से पहले इसने अपने चचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में भी बहुत सारे अभियान किए और वहाँ पर फतेह पाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत शक्तिशाली राजा देखा जाता है दिल्ली सल्तनत में। आइए देखते हैं जालोर की हम बात करें तो कान्हड़ देव वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ। तो कान्हड़ देव हार गए, इसमें अलाउद्दीन खिलजी को फतेह हुई और कान्हड़ देव का पुत्र था वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव था। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा और वीरम देव के प्रेम के चर्चे दिल्ली सल्तनत में चर्चित हुए। ऐसा देखा जाने लगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो पुत्री है, जो उसकी बेटी है, वो प्रेम करती है कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव से। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को मालूम हुई तो उसको ये बात गवारा ना हुई और उसने जालौर पर अटैक करने का सोचा। तो 1304 में जालौर पर अटैक कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने और कान्हड़ देव को पराजित कर दिया। रीज़न इसका देखा जाए तो क्या रीज़न रहा कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को जो है प्रेम संबंध के बारे में पता लगा कि वीरम देव से वो प्रेम करती है, इसीलिए कान्हड़ देव और वीरम देव के युद्ध किया और इनको हरा दिया, पराजित कर दिया और जालौर का नाम बदल के रख दिया गया जलालाबाद। जलालाबाद। तो आप समझ लेना, ये क्वेश्चन भी यहाँ से कहीं पूछ लिया सकता है कि जालौर का नाम बदल के क्या रखा गया? जलालाबाद रखा गया। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। जालौर का जो अभियान हुआ 1304 में, रीजन क्या था? अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा का प्रेम संबंध देखा गया किससे? वीरम देव से। और ऐसे ही प्रेम संबंध देखा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का एक पुत्र है खिज्र खां, उसका संबंध है किससे? गुजरात का जो राजा था उसकी पुत्री देवल से, जो कि बाद में विवाह करा दिया जाता है। और देवल की माँ है कमला देवी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी की प्रिय वाइफों में देखी जाती है, अच्छी वाइफों में देखी जाती है। तो ये थोड़ा इतिहास की कहानी है। आपको हमारी पहली वीडियो आप देख रहे हैं उसमें पता लग जाएगा आपको कि खिज्र खां का क्या मामला रहा था या क्या प्रेम के संबंध थे। तो आप देखिएगा, पहली वीडियो से हमारे आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, फिर हमारी आप सेकंड वीडियो को देखिएगा। तो हमने 4 युद्धों के बारे में पढ़ लिया, मथुरा, तेलंगाना और जालौर। 3 के बारे में पढ़ा है, हम चौथे के बारे में बात करेंगे, देवगिरी अभियान। देवगिरी अभियान को अलाउद्दीन खिलजी ने जब फतेह किया तो अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण में जाने का या साउथ में जाने का एक बहुत अच्छा रास्ता मिल गया था। मैं आपसे कहूं कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर अटैक करने के बाद जितने भी और साउथ के एरियो पर अटैक किया तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव ने मदद की। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की। आसान भाषा में हम कहें कि देवगिरी फतेह करने के बाद में और जितने भी एरिया अलाउद्दीन खिलजी ने फतेह किए उन सब में सबसे बड़ा सहयोग रामचंद्र देव का देखा जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं इसको, इस पूरे घटनाक्रम को। देवगिरी अभियान की हम बात कर रहे हैं, साउथ में है या दक्षिण में है, और 1307 से लेकर 1308 में युद्ध किया गया था। क्लियर है बात? यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तेलंगाना वाली हम बात कर रहे हैं 1309 से, कहीं की किताब में 1310 भी दिया हुआ है कि 1309 से लेकर 1310 तक चला क्या? तेलंगाना अभियान। जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं देवगिरी अभियान की, जो कि 1307 से लेकर 1308 तक रहा। अगर 1307 ऑप्शन में आ जाए तो वो सही है, 1308 आ जाए तो वो सही है। ऑप्शन में एक ही आएगा, 2 नहीं आएंगे। रामचंद्र देव यहाँ के शासक थे, अलाउद्दीन खिलजी के बीच युद्ध हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जीत गए युद्ध और रामचंद्र देव से वो अलाउद्दीन खिलजी इतना खुश हुआ अलाउद्दीन खिलजी कि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको देखकर जो है इनको बहुत सारी इनाम दी, इनाम से नवाजा। 100 से ज़्यादा जो है सोने के सिक्के इनको उपहार में दिए, गिफ्ट में दिए। और मैं आपको बता दूं कि जब इतना सम्मान इसको दिया गया तो अलाउद्दीन खिलजी का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। कौन? रामचंद्र देव इसका दोस्त बन गया। और 1 लाख स्वर्ण टके दिए गए। रायसन की इसको उपाधि दी गई। किसको? रामचंद्र देव को रायसन की उपाधि किसने दी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी। और 1 लाख जो है स्वर्ण टके दिए। टका चलता था उस टाइम, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, ऐसे जब टका चलता था तो वो इनाम में दिए। रामचंद्र देव की अच्छी दोस्ती हो गई अलाउद्दीन खिलजी से और अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके शासन में रहने लगा। कौन? रामचंद्र देव। और रामचंद्र देव की पुत्री थी एक, जिसका नाम था जात्यपाली, और जात्यपाली से विवाह कर
देवगिरी के अभियान किया। राजा था रामचंद्र देव और रामचंद्र देव की पुत्री थी जात्यपाली और जात्यपाली का विवाह कर दिया गया अलाउद्दीन खिलजी से। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो राजा बनेगा, हम बात करें साबुद्दीन उमर खिलजी, जो राजा बनेगा वो पुत्र है किसका? जात्यपाली का। उमर की हम बात कर रहे हैं, साबुद्दीन उमर खिलजी पुत्र है जात्यपाली का और अलाउद्दीन खिलजी के बाद में यही राजा बनेगा। और रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी की जो जितने भी इसने अभियान किए दक्षिण में, सब में मदद की किसने? रामचंद्र देव ने। अच्छी दोस्ती हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की काफ़ी तारीफ भी की किसने? रामचंद्र देव ने। अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। इसके बाद हम एक और घटनाक्रम देख लेते हैं। आखिर में घटनाक्रम यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है कि मंगोलों के आक्रमण। दिल्ली सल्तनत जब तक रहेगी, जब से बनी है उसके बाद तक मंगोलों का कहर जारी है भाई। मंगोलों ने दुनिया का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा है। जहाँ जाते मार काट करते, लोगों को पीटते, अत्याचार करते, उन पर शहरों को जला देते, आग लगा देते, इतना आतंक ये मचाते कि इनके नाम से डर लगता था लोगों को मंगोलों के आक्रमण से। तो मैं आपको बता दूं, जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो सबसे अधिक बार मंगोलों ने आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन में किया। इससे पहले भी आक्रमण हुआ है लेकिन इतनी बार नहीं हुआ जितने अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ। 6 बार आक्रमण किया है मंगोलों ने। तो मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति अपनाई और उस नीति का नाम था रक्त और तलवार की नीति। क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो वो अपनाई थी किसने? बलबन ने। लौह एवं रक्त की नीति की अगर बात की जाए, लौह एवं रक्त की नीति की अगर बात आए तो ये की थी किसने? बलबन ने। भैया जूम करके दिखा दे थोड़ा सा। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। और इसके बाद हम बात करें आपसे, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई। और किसके विरोध अपनाई? मंगोलों के विरोध अपनाई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक बार आक्रमण दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के टाइम पर हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से निपटने के लिए या मंगोलों को शिकस्त देने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो उस नीति का नाम था रक्त और तलवार की नीति। अब थोड़ा समझते हैं कब कब युद्ध किया। तो 1297 से 98 में पहली बार युद्ध किया मंगोलों ने, दूसरी दफा 1299 में किया, तीसरी दफा फिर 1299 में किया। मतलब एक साल में 2 बार अटैक किया किसने? मंगोलों ने किया। 14वीं बार की देखें हम तो 1303 की बात करें तब अटैक किया मंगोलों ने, फिर 1305 में किया और फिर 1306 में किया। इसके बाद 10 साल तक खुश रहा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो ये सारा घटनाक्रम रहा अलाउद्दीन खिलजी का। हमने आपको बताया मथुरा अभियान, तेलंगाना अभियान और जालोर का अभियान। जालोर का नाम बदल के जलालाबाद कर दिया गया। इसके पीछे रीजन आपने देखा ही था, विवाह प्रेम संबंध था यहाँ देखा गया। तो यहाँ से हमें कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। यह हम बात करें तो रामचंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसकी पुत्री थी जात्यपाल, जिससे विवाह करा दिया गया अलाउद्दीन खिलजी का। और इससे फिर एक पुत्र हुआ, इसका नाम रख दिया गया उमर, साबुद्दीन उमर खिलजी। यही राजा बनता है आखिर में इसके अलाउद्दीन खिलजी के बाद खिलजी वंश का। मंगोलों के आक्रमण की बात हमने कर लिया, रक्त और तलवार की नीति अपनाई। आपको हमारी वीडियो यदि समझ में आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।